शुभोदय बच्चों। कल की अवधि में हमने जिसकी मेहनत उसकी जीत नामक एक चींटी की छोटी सी आत्मविश्वास भरी कहानी को हमने कल की अवधि में देखा है। आज की इस अवधि में हम क्या करेंगे, उस एक छोटी सी कहानी से संबंधित जो अभ्यास है उस पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर पहले यहाँ पर हम शब्दार्थ की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिल का अर्थ है चींटी का निवास स्थान। उसी तरह दूसरा शब्द है हमदर्दी यानी सहानुभूति, मदद की भावना। उसी तरह खुद यानी स्वयं, स्वतः। कोशिश यानी प्रयत्न या प्रयास। और हार यानी पराजय, गुस्सा, क्रोध। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। कतार यानी पंक्ति। सहयोग यानी मिलकर काम करना, एक दूसरे के हाथ काम आना। अनुशासन, नियमों का पालन करना। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे रोमन संख्या 1 में एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? आपको उत्तर मालूम है ना? हाँ, ठीक है। चींटी कहाँ, यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कौन सा है बताइए? हाँ, यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द कहाँ यानी कौन से स्थल में। चींटी चने के दाल के पीछे गोल गोल घूम रही थी। प्रश्न 2, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? चींटी के प्रति सहानुभूति कौन दिखाता है? यहाँ पर प्रश्नार्थक शब्द है किसने। चींटी के प्रति हमदर्दी टीलू ने दिखाई, यह इसका उत्तर है। उसी तरह प्रश्न 5, टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? टीलू ने हमदर्दी से चींटी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इस दाल को तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ? कहकर टीलू ने चींटी से पूछा। प्रश्न 4, टीलू ने चींटी से क्या सीखा? मालूम है ना बच्चों आपको? टीलू ने चींटी से आत्मविश्वास, अनुशासन, सहयोग और मेहनत जैसे अच्छे मूल्यों को टीलू ने चींटी से सीखा। अब हम आगे जाएंगे। रोमन संख्या 2 में 2-3 वाक्यों में क्या कीजिए, उत्तर लिखिए। यहाँ पर चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? जब टीलू उसकी सहायता करने के लिए आगे जाता है तब चींटी क्या कहती है विश्वास के साथ? नहीं, मुझे अपना काम खुद करने दो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि मैं अपने दाल को खुद अपने बिल तक ले जाना जानती हूँ और ले जा भी सकती हूँ। इस तरह विश्वास के साथ चींटी ने कहा। आगे प्रश्न 2, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? क्या कहती है बच्चों मेहनत के बारे में चींटी? हाँ, चींटी कहती है मेहनत के बारे में, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह मेहनत करना अच्छी बात है, इसलिए हम सबको मेहनत से अपना काम खुद ही करना चाहिए, कहकर मेहनत के बारे में चींटी टीलू से कहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोमन संख्या 3 में विलोम शब्द लिखो। यहाँ पर जो अर्थ है ना, इसके विरुद्धार्थ में आपको क्या करना है, शब्दों को लिखना है। जैसे पास यानी निकट, इसका विलोमार्थक शब्द होता है दूर, दीर्घ ऊस्वर आता है दूर। उसी तरह दूसरा विश्वास, विलोमार्थक शब्द अविश्वास। उसी तरह 3 पर देखिए बहुत यानी ज़्यादा, विलोमार्थक कम या थोड़ा। अब 4 में देखिए पीछे, इसका विलोमार्थ होगा आगे। हार, इसका विलोमार्थक विरुद्धार्थक शब्द जीत। हार के पीछे ही क्या होती है, हार के आगे ही जीत होती है।
उसी तरह यहाँ पर देखिए, अब रोमन संख्या 4 में जोड़कर लिखो। आपको क्या करना है, अ विभाग में दिए गए शब्दों को देखकर इससे अ विभाग से सही मिलान करने वाले शब्दों को ब विभाग में ढूंढना है। जैसे एक उदाहरण में दूंगी, उसी तरह आप क्या कीजिए, बाकी के सभी जो शब्दों को जोड़कर लिखिए। जैसे चींटी, मैं हारूंगी नहीं, काम करना जा रही थी, धीरे से पूछा, नाचने लगी। यहाँ पर चींटी नाचने लगी। ठीक है, अब रोमन संख्या 5, यहाँ पर सही शब्दों से खाली जगह भरो। आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से इस कहानी को 2-3 बार पढ़िए और सही इस खाली स्थानों पर सूक्त शब्दों को भरिए। जैसे मैं इसे स्वयं ले जाऊंगी। उसी तरह बाकी के 3 खाली जगहों को आपको क्या करना है, भरना है। अब हम जाएंगे रोमन संख्या 6 की ओर। इन वर्णों को चुनकर सार्थक शब्द बनाओ। सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थपूर्ण शब्द बनाना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे चींटी, टीलू। इस तरह आपको क्या करना है, इन अक्षरों की सहायता से अर्थपूर्ण शब्दों को यानी स्वार्थक शब्दों को ढूंढकर, इस कोष्टक में अक्षरों को लेकर सार्थक शब्दों को ढूंढकर क्या करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कौन कौन से आते हैं, नल, नल आता है। उसी तरह कोशिश, कतार। देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं ना, उन्हें चुनकर आप क्या कीजिए, लिखिए। अब हम आगे देखेंगे रोमन संख्या 7। कन्नड़ में अनुवाद करो। इन वाक्यों को क्या करना है बच्चों, आपको कन्नड़ में अनुवाद करना है। जैसे मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं। मैं यानी नानु, तुम्हारे निन्न, बिल यानी ಹುತ್ತ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹುತ್ತದವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲೆ। यहाँ पर भी प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, तो फिर आपको भी क्या करना है, कन्नड़ में प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग करना ही है। उसी तरह चींटी को गुस्सा आया, इरुवेगे सिट्टू ಬಂದಿತು। तीसरा, मुझे काम करने दो, ನನಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಿಡು। इसी तरह चौथा, कतार में एक के पीछे एक जा रही थी। सालु, कतार यानी पंक्ति, पंक्ति यानी सालु। सालिನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು जा रही थी। यहाँ पर देखिए चींटी स्त्रीलिंग संज्ञा में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर जा रही थी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कन्नड़ में ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು कहकर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು नहीं कहते हम। ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು। यहाँ पर कन्नड़ में हम चींटी को नपुंसक संज्ञा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पर जा रही थी, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು। ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತೆ। ಮುಂದೆ रोमन संख्या 8, रोमन संख्या 8। सही शब्द चुनकर खाली जगहों को भरो। यहाँ पर देखिए का, की, के का प्रयोग यानी संबंध कारक प्रत्ययों का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया है। छठी कक्षा में आपने सीखा है बच्चों, कब हम का, की और के का प्रयोग करते हैं। आपको क्या करना है, वाक्य को पहले ध्यान से देखना है। राधा रमेश डैश बहन है। यहाँ राधा किसकी बहन है, यहाँ पर बहन स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो फिर राधा, यहाँ पर देखिए जो राधा नामक संज्ञा है वो भी स्त्रीलिंग है और बहन यह भी संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो फिर राधा के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हो तो राधा रमेश की बहन है, यहाँ पर की का प्रयोग होता है। उसी तरह राधा सेंट्रल स्कूल में डैश है। यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग संज्ञा है, तो फिर यहाँ पर नीचे देखिए अ में पढ़ती, आ में पढ़ते, ई में पढ़ता, तो फिर सही शब्द कौन सा हुआ यहाँ पर, पढ़ती।
राधा सेंट्रल स्कूल में पढ़ती है। इसी तरह बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप डैश है। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक वचन बहुवचन नहीं पूछा आप लोगों को, विरुद्ध लिंग का स्त्रीलिंग। यहाँ पर बेटा नामक संज्ञा शब्द पुल्लिंग है, तो फिर इसका स्त्रीलिंग रूप यह होता है बेटा, बेटे, बेटियाँ, बेटी। देखिए यहाँ पर बेटा एक वचन में प्रयोग हुआ है ना, तो फिर हमें इसका स्त्रीलिंग रूप भी एक ही वचन में लिखना है। तो फिर बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है यहाँ पर, बेटी। अब रोमन संख्या 9, यहाँ पर विजातीय शब्द चुनकर लिखो। आपको क्या करना है यहाँ पर, विजातीय शब्दों को यानी वर्गेतर शब्दों को, अलग शब्दों को ढूंढकर वृत्त लगाकर यहाँ लिखना है पास में। तोता, कबूतर, सांप, कौवा। यहाँ पर देखिए तोता यह तो पक्षी का नाम है, कबूतर यह भी पक्षी का नाम है, सांप, सांप यह पक्षी का नाम नहीं है, यह एक प्राणी का नाम है जो पानी में और धरती पर रहता है। उसी तरह कौवा यह भी पक्षी का नाम है। तो फिर यहाँ पर वर्गेतर शब्द कौन सा हुआ, सांप, क्योंकि तोता, कबूतर और कौवा ये तीनों पक्षियों के नाम हैं, इसलिए यहाँ पर विजातीय शब्द कौन सा है, सांप है, यानी दूसरी जाति वाला शब्द। आगे देखेंगे हम बाघ, बाघ यानी हुली, चीता, सिंह, गाय। यहाँ पर देखिए बाघ कहाँ रहता है, बाघ जंगल में रहता है। तो फिर चीता, चीता घर में रहता है नहीं, चीता भी जंगल में ही रहता है। उसी तरह सिंह, सिंह भी क्या करता है, जंगल में रहता है। और गाय, गाय कहाँ रहती है, हम्बा हम्बा गाय कहाँ रहती है, घर में रहती है ना, क्योंकि वह पालतू जानवर है, गाय पालतू जानवर है। बाघ, चीता और सिंह ये तीनों क्या है, जंगली जानवर है। तो फिर यहाँ पर विजातीय या वर्गेतर शब्द कौन सा हुआ, गाय, गाय यहाँ पर विजातीय शब्द है। उसी तरह बस, माता, पिता, बहन, ये तो बहुत सरलता से आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर विजातीय शब्द बस है, क्योंकि माता, पिता, बहन ये हमारे संबंधियों के नाम हैं और ये व्यक्तियों के नाम है। यहाँ पर बस क्या हो जाता है, एक वस्तु का नाम है, एक वाहन का नाम है, ठीक है। अब रोमन संख्या 10, सही वर्णों से समानार्थक शब्द लिखो। कोष्टक में जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, सही शब्द यहाँ पर घर है, तो फिर हमें क्या करना है, घर का समानार्थक शब्द लिखना है। जैसे उन्होंने यहाँ पर मकान। उसी तरह पुस्तक, पुस्तक का समानार्थक शब्द क्या हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही अक्षर दिया है, कौन सा, ता। बीच का शब्द, बीच का अक्षर कौन सा है, ता है। तो फिर पुस्तक का समानार्थक शब्द क्या हुआ, किताब। अब तीसरा देखेंगे आसमान, आसमान यानी गगन। यहाँ पर उन्होंने अंतिम अक्षर दिया है श, तो फिर आसमान का समानार्थक शब्द क्या हुआ, आकाश। अब भीतर, उन्होंने पहला अक्षर दिया है अम, तो फिर भीतर यानी उसका समानार्थक शब्द क्या हुआ, अंदर। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, शब्दार्थ, उसके बाद शब्दार्थ लिखकर उसके बाद रोमन संख्या 1 से रोमन संख्या 10 तक पूरे सभी अभ्यास अच्छी तरह से क्या करना है, फेर में अच्छे ढंग से अच्छे अक्षरों को निकालकर लिखना है। अब हम आगे भाषा ज्ञान है ना, ये सर्वनाम के बारे में इन्होंने बताया है। जब व्याकरण की अवधि होगी तब मैं सर्वनाम के बारे में आपको विस्तार से विवरण दूंगी। आपको हर रोज़ एक पृष्ठ यानी एक पेज क्या करना है, सुंदर लेख लिखना है, यानी हैंड राइटिंग लिखना है। आप लिख रहे हैं ना सभी घर में, एक भी दिन क्या कीजिए, उसे अनदेखा मत कीजिए। हर रोज़ आप क्या कीजिए, अच्छी तरह से एक पृष्ठ सुंदर लेख लिखिए और इस पाठ से संबंधित रोमन संख्या 1 से 10 तक सभी अभ्यास आप क्या कीजिए, फेर में अच्छी तरह से एक बार लिखिए और इस कहानी को 2-3 बार पढ़िए। जो भी समस्या हो, संदेह हो तो आप मुझे फ़ोन करके
पूछ सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज की इस अवधि को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।